साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी CET एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसमें से अपन MCQ के माध्यम से कंप्लीट इकोनॉमिक्स का यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो आपकी एग्जाम तो नज़दीक आ गई है, मैं फालतू बोल के कमेंट्स वगैरह देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इधर नीति आयोग के अपन गठन की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की फुल फॉर्म की अपन बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हुआ कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। फुल फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए इसके क्वेश्चन में आइए, पहला ऑप्शन लिखा है कि नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था। गलत है, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। फिर है कि नीति आयोग वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी गलत हो गया। फिर है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट, गलत है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल होता है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का क्या है, पॉलिसी थिंक टैंक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, ये रेपो दर के बारे में बात करें, रेपो रेट। देखिए रेपो दर से आप क्या समझते हैं, बात करें अपन रेपो दर की, इसके पहला ऑप्शन दिया है कि वह दर जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से ऋण लेता है, बचत खाता जमा दर, समय देयता जमा दर, वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। तो रेपो दर का मतलब क्या होता है कि जैसे छोटे बैंक है, कोई भी बैंक जैसे दिवालिया होने के कगार पर होता है तो RBI उसको थोड़ी बहुत सहायता प्रदान करता है। छोटे बैंकों को RBI सहायता प्रदान करता है और RBI को अपन बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को क्या करता है, धनराशि कुछ समय के लिए उधार देता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये है NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय उत्पाद क्या होते हैं, घरेलू उत्पाद क्या होते हैं, ये कह रहे हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। अब देखिए यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त आय, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP हो गया। ये क्या है, GDP में से अगर विदेशी आय को हटा दें। दूसरा है कि GDP में ऐड कर दे विदेशी आय को। फिर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ये है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये है GDP में से अगर मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो अपने पास में किसका मान आ जाएगा, GDP का मान आ जाएगा, यानी NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद का मान निकल के अपने पास आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, कीमती खनिज, दलहन, जूट, बागवानी और शहद। बताओ देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर होगा बागवानी और शहद से। फिर अगला है, देखिए कुछ क्रांतियां और उसका संबंध यहाँ पे दिया गया है। भूरी क्रांति है वो चमड़ा और कोको उत्पादन से है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति की अगर अपन बात करें तो प्याज और झींगा मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से। रजत या फाइबर क्रांति की अगर अपन बात करें तो वो कपास उत्पादन से संबंधित है। फिर जैसे रजत फाइबर क्रांति कपास से है और रजत क्रांति वो है वो अंडा उत्पादन से, इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। फिर है श्वेत क्रांति डेयरी और दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तेल और बीज उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। और यहाँ पे देखना ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति, और ये जो है नीली क्रांति मछली उत्पादन से। और काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। ऑप्शन दिया है किन्स, पिगू, मार्शल, काउथर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किन्स, JM किन्स। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है, ये लिखा है, वित्त मंत्री तो नहीं है, ये मंत्रालय है।
वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बोले तो CSO। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CSO हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CSO की अपन बात करें, जैसे एक संगठन था पहले NSSO जो कि बेरोजगारी के बारे में बात करता था, फिर CSO, और इन दोनों को मिला के वर्तमान में एक संगठन बना दिया जिसका नाम है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि इसमें गलत कथन है उसके बारे में बताना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 606.85 करोड़ थे, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का समग्र लिंगानुपात 988 महिलाएं तथा 1000 पुरुष है। ये 988 महिलाएं नहीं है, ये गलत है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1%, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही था और तीसरा ऑप्शन। ये बात किसकी कर रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन सा हुआ? केवल 2। देखिए केवल 1, केवल 2, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता है। फिर है इसका कारण लिखा हुआ है कि पूंजीगत लाभ में वास्तविक परिसंपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु यह है बाजार उतार चढ़ाव का परिणाम है। बाजार उतार चढ़ाव का मतलब वस्तुओं के अंदर महंगाई जो शामिल की जाती है वो बाजार के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग होती है। जैसे महंगाई बढ़ेगी बाजार के अंदर चढ़ाव होगा, महंगाई कम होगी। फिर इसके बारे में देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कारण को पढ़ना है। कारण को पढ़ने के बाद मैंने कल भी आपको बताया था कि इसीलिए लगा के कथन को पढ़ लेना है। अगर कारण के साथ में कथन सही हो रहा है तो ये सही स्पष्टीकरण है, अन्यथा गलत है। देखिए कारण को पढ़िए, पूंजीगत लाभ में वास्तविक परिसंपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु यह बाजार के उतार चढ़ाव का परिणाम है। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना में पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब क्या ये इसकी स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है क्या? पूंजीगत लाभ में वास्तविक परिसंपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु यह बाजार के उतार चढ़ाव का परिणाम है, इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना में पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी कर रहा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है अपना, इसका आंसर बताओ। देखिए कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए हुए और पीजी की डिग्री लिए हुए स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं? कौन सी बेरोजगारी में प्राप्त नहीं कर पाते? मौसमी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, ये परछन है, परछन बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है कि जैसे अपन ने खेत में काम करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है और एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, सारे उसी के अंदर काम में लगे हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे अपना जो आवश्यकता है 2 लोगों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो वो किस में आएगा? परछन बेरोजगारी में। अब देखिए ये क्या है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में पीजी, यूजी और पीजी की डिग्री प्राप्त किए हुए युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वो कैसी बेरोजगारी हो जाएगी? शैक्षिक बेरोजगारी हो जाएगी। फिर है राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन आपको बताना है। राजकोषीय घाटा क्या होगा? राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि सरकार की जो आय होती है और व्यय जो होता है, आय और व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि राजकोषीय घाटा जो है वो एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित घाटे के आकार को व्यक्त करती है, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटे एक वित्तीय वर्ष में सरकार के समस्त उधार व देनदारियों को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये क्या कह रहा था कि राजकोषीय घाटे के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका सही होगा 1 2 1 2 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटे का मतलब कि सरकार के पास में कितनी, जैसे मान लो कि सरकार की जो आय थी वो है 100 रुपये, अगर सरकार बजट जारी कर रही है उसमें 120 रुपये खर्च कर रही है, तो सरकार अपनी तरफ से कितना रुपए दे रही है? 20 रुपये देगी। अगर 20 रुपये देगी, इस प्रकार का अगर बजट होगा तो उसको बोलते हैं घाटे का बजट, ध्यान रखना। अब जैसे ये 20 रुपये उधार में ले लिया, अब ये क्या करेगी? किसी दूसरी संस्थाओं से उधार लेगी। जैसे राजस्थान सरकार है वो बैंकों से उधार लेगी, फिर बैंक विदेशों से, जैसे भारत सरकार, राजस्थान सरकार विदेशों से पैसे उधार लेते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है,
उनके सहयोग से, जैसे हमारे यहाँ पे मेट्रो वगैरह ये चलती है, तो ये विदेशी कंपनियों के सहयोग से चलती है। अब जैसे जैसे सरकार घाटे में जाएगी तो उनका पैसा नहीं चुका पाएगी, ब्याज का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। ब्याज का स्तर बढ़ेगा तो सरकार की आमदनी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार उसको पैसे नहीं चुका पाएगी। तो वो क्या करेगा, जो बाहरी संस्था है वो अपना जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अपना अस्तित्व जमा लेती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि घाटे का स्तर बढ़ेगा तो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि शंकर आचार्य समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताओ। देखिए इसका आंसर क्या आएगा। शंकर आचार्य समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य कथन की बात कर रहा है। इस समिति का संबंध बजट के वित्तीय वर्ष में बदलाव से है, बिल्कुल सही है। ये इस समिति ने कहा था कि बजट का जो वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, उसको चेंज करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दो। तो इसमें पहला है कि इस समिति का संबंध बजट के वित्तीय समावेश से है, बिल्कुल सही है। इस समिति ने वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च से बदलकर 1 जनवरी से 31 जनवरी करने की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा 2022 में वित्त वर्ष बदलने की घोषणा की गई है, नहीं की गई अभी तक। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा होगा, 1 और 2। देखो इसमें कहाँ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को थोड़ा। ये शंकराचार्य समिति किससे संबंधित है, बजट से, और इसने वित्त वर्ष को बदलने के बारे में कहा था, जो कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसके बारे में कहा था कि इसको बढ़ाकर या चेंज करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई होता है। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा कि अपने पास में कोई वस्तु, अपन जैसे 10 रुपए के अंदर कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसकी जैसे जैसे रेट बढ़ी वो हो गई 20 रुपए की, तो मुद्रा अपने पास में, अब पहले अपन 10 रुपए का एक नोट ले जाके दे रहे थे, अब 10-10 के 2 चाहिए होंगे, यानी कि जो अपने पास में मुद्रा थी उसमें क्या हुआ कि मुद्रा का जो मूल्य था वो क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ, मुद्रा का मूल्य कम हो गया, कि जो वैल्यू पहले 10 रुपए की थी वही वैल्यू आज 20 रुपए के बराबर हो गई। इसका मतलब मुद्रा के मूल्य में क्या हुआ, कमी होगी, या मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घटता है। कब घटता है, जब महंगाई बढ़ती है। महंगाई को अपन पढ़ सकते हैं कि एक तो होती है लागत जनित, एक होती है मांग जनित। अब लागत जनित मांग जनित ये क्या होती है, अपन जैसे ऑफलाइन बैचेज में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, अभी तो इतना टाइम नहीं है। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे 2 बार, रहने दो इसको। अगला है, निम्न में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है, यानी कि जीडीपी से संबंधित कौन सी विधि नहीं है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, हासमान लागत विधि। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसके मापन की 3 ही विधियां हैं, और वो 3 विधियां कौन सी है, एक तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो इसका मतलब हासमान लागत विधि इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा। फिर है, निम्नलिखित समितियों में से किसने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी। अगर अपन बात करें गरीबी रेखा के बारे में, तो इन्होंने कहा कि जैसे ये 0 लाइन है, इसके ऊपर जो भी लोग होंगे वो काउंट होंगे किसमें, एपीएल में। अबू पॉवर्टी लाइन, इस लाइन को बोलते हैं गरीबी रेखा, और इससे जो नीचे होंगे वो किस में शामिल होंगे, बीपीएल में शामिल हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं कि गरीबी रेखा के बारे में सबसे पहले, या गरीबी रेखा की सिफारिश की थी किसके अनुसार, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर। किसने की थी, बताओ। देखिए, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। और इसमें जो डाटा माने जाते हैं वो तेंदुलकर समिति के माने जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये गरीबी के बारे में बात कर रहा है, और गरीबी से संबंधित पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर। बताओ सबसे पहले किसने कहा था। जैसे हाकिम समिति पढ़ते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति पढ़ते हैं, डीडी लकड़वाला समिति पढ़ते हैं, वाई के अलग समिति है। तो सबसे पहले गरीबी के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, वाई के अलग समिति ने बताया था, अलग से पोषण संबंधी अलग से बारे में बात की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, जीडीपी अपस्फीति कारक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जीडीपी, यदि जीडीपी डिफ्लेक्टर को मूल्य 1 रुपए से अधिक है तो इसका अर्थ है कि नामात्र की जो जीडीपी है वो वास्तविक जीडीपी से क्या होगी, कि नामात्र की जो जीडीपी होगी वो रियल जीडीपी से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फिर अगला है, ये बिल्कुल सही है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर का मूल्य 1 से अधिक होगा ना, तो क्या हो जाएगा कि नामात्र की जो जीडीपी है वो वास्तविक जीडीपी से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगला है, जीडीपी डिफ्लेक्टर उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है जो देश के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किए जाते हैं।
अब जैसे इनकी जो गणना करनी होती है तो लोग हमारे पास तो आते नहीं है कि आप कितना खाते हो क्या करते हो, वो मार्केट में जितनी वस्तुएं भेजते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका निर्धारण करते हैं कि कितने % गरीबी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो अपस्फीति कारक किस में शामिल होगा, सभी वस्तुओं जो उपभोक्ताओं के द्वारा काम में ली जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कथन की बात कर रहे हैं तो केवल 1 और 2 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन थे, वो इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अपन ने लिए थे। अब जो आगामी क्लास होगी उसमें 15 क्वेश्चन और होंगे जिसके माध्यम से अपन कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।